मेरा नाम रूबी है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पर नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसा शायद कभी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं किया गया होगा। जिस घर में शादी होती और नई नवेली दुल्हन आती है, उस घर में दुल्हन का स्वागत फूलों के साथ और इज्जत के साथ किया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में मेरा स्वागत तो बड़े ही अजीब तरीके से किया गया था। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनी हुई अपने कमरे में बैठी थी, मेरे पति के आने से पहले ही मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए। जो दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा। मैं जल्दी से सहम कर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो कमरे के अंदर मेरे ससुर थे। अपने ससुर को देखकर तो मैं बुरी तरह से डर गई। मैं अपने ससुर को देखकर कहने लगी, क्या हुआ पापा जी, आपको कोई काम है क्या? उन्होंने कहा, हाँ बहू, मुझे तुमसे एक बड़ा ही जरूरी काम है, इसलिए तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गया हूँ। एक बड़ा ही जरूरी काम है, इसीलिए मेरे साथ चलो। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को मुझसे ही कोई जरूरी काम है, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन मैं हैरान रह गई थी जब वो मुझे एक भैंसों के तबेले में लेकर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही यहाँ की सारी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी को तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। मैं तो बड़ी हैरान थी अपने ससुर की बात सुनकर और बड़े गौर से फटी फटी आंखों से चारों तरफ खड़ी हुई भैंसों को देख रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, ये जगह साफ करके तुम अपने कमरे में चली जाना। ये सब कुछ देख करके तो मुझे रोना आ गया था। माना ये बात सही है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर की इकलौती औरत हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ही संभालनी है। लेकिन क्या आज की रात भी मेरे लिए जिम्मेदारी संभालना जरूरी था? मैं कल से भी तो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की शिकायत अपने पति से करके ही रहूंगी। मैंने उस वक्त लहंगा पहना था और कुछ जेवर भी थे। भारी भरकम कपड़ों में मुझे गोबर उठाने का काम दिया गया था। इस पूरे तबेले की मुझे सफाई करनी थी। नई नवेली दुल्हन गोबर उठाने के लिए बैठ गई थी और जब वापस कमरे में मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पति ने मुझे कमरे से निकाल दिया। वो कहने लगे कि तुमसे तो बड़ी बदबू आ रही है, अब हर रोज ऐसा ही होता रहता है। मेरा पति जब भी मेरे करीब आता तो मेरे ससुर मुझे किसी न किसी बहाने से बुला लिया करते थे और जब मैं वापस अपने कमरे में अपने पति के पास आती तो मेरा पति मेरे करीब बैठते ही कहने लगता कि तुम्हारे अंदर से तो बहुत बदबू आती है। मेरे पति का बिहेवियर दिन ब दिन मेरे साथ चिड़चिड़ा रहने लगा था। मेरे एक जेठ और जेठानी भी थे जो कि शहर में रहते थे। उन्हें जब हमारी शादी के बारे में पता चला तो मेरी जेठानी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। हालांकि वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो सकती थी। मेरी जेठानी ने एक रात मुझे कहा कि मुझे अपने कपड़े दे दो। मैंने उन्हें अपने कपड़े दिए और उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम आराम से अपने पति के पास जाओ। आज इस तरह करने से सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। कुछ ही देर मैंने अपने पति के साथ गुजारी थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी और शहर में रहने वाली लड़की थी, जबकि मेरी शादी गांव के एक मामूली से लड़के के साथ हुई थी। मेरा पति भी शहर में ही एक मामूली सी नौकरी करता था। मेरी मम्मी ने मुझे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे पापा तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी मम्मी जॉब किया करती थी और हम लोग अपने चाचा चाची के घर में ही रहते थे, क्योंकि पापा के मरने से पहले ही हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। अब हमारे घर में हमारे साथ चाचा चाची थे और मेरी मम्मी थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी ने अपनी कमाई से मेरी परवरिश की थी और कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मेरे कहने से पहले ही वो मेरी हर डिमांड पूरी कर दिया करती थी। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। अभी मैं और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी, क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं भी जॉब करूं। मेरी बुआ के घर में शादी हो रही थी और हम लोग शादी को अटेंड करने के लिए बुआ के गांव में चले गए थे। मेरी बुआ गांव में ही रहती थी। बुआ का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए हम लोग 4-5 दिन के लिए बुआ के घर पर गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चंद दिन मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे।
हम लोगों ने बुआ के घर शादी में जाकर खूब एंजॉय किया था, क्योंकि मैं पहली बार गांव आई थी। बुआ ही हमारे घर आया जाया करती थी। हम लोग उनके यहाँ फंक्शन में एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी एक आदमी और एक लड़का हमारे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने हम सब लोगों से इंट्रोडक्शन दिया। वह आदमी उस लड़के का बाप था। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी बड़ी ही प्यारी और संस्कारी है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। ये है मेरा बेटा अंकित। ये शहर में बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे थे, लेकिन फिर जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उन्होंने मेरी फैमिली से कहा कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे अंकित के लिए। अंकित मेरा छोटा बेटा है, जबकि बड़ा बेटा और बहू शहर में ही रहते हैं, और मुझे इसके लिए ऐसी ही संस्कारी और सुशील लड़की की तलाश थी। उनकी इतनी सी बात सुनकर मेरी मम्मी ने मेरे चाचा चाची की तरफ बिना देखे ही उनसे मेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली। मेरी मम्मी ने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे अपनी मम्मी से इतनी जल्दबाजी करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो इससे पहले भी इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ये कहकर ठुकरा चुकी थी कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है। जब तक कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। वह आदमी कहने लगा तो फिर हम अभी इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं और अभी इंगेजमेंट कर देते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी मम्मी ने फौरन इंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि हम लोग तो बुआ के घर शादी में आए हुए हैं। उन्हें तो इतना भी सब्र नहीं हुआ कि घर जाकर भी तो ये काम हो सकते थे। उस आदमी ने फौरन ही अपनी जेब से अंगूठी निकाली और अपने बेटे से कहा कि बहू के हाथ में अंगूठी पहना दो। मेरी मम्मी मुझे इशारा करने लगी कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊं। मेरी तो सांस वहीं की वहीं अटक कर रह गई थी, लेकिन अपनी मम्मी के ज़्यादा जिद करने पर मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया और उस लड़के ने मुझे अंगूठी पहना दी। वो मुझे देखकर काफ़ी शर्मा रहा था, लेकिन मुझे तो शर्म की बजाय हैरत हो रही थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी क्यों और कैसे हो गया है। मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, ये शादी मैं बहुत ही जल्द करना चाहती हूँ। उस आदमी ने जल्दी से अपना नंबर बता दिया था। मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जिससे मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी। वो मुस्कुराकर मुझे देख रहा था। मुझे भी वो अच्छा लगा था। वो काफ़ी स्मार्ट था और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो पढ़ा लिखा और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। लेकिन फिर भी ये इंगेजमेंट और शादी इतनी अचानक, ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो लोग चले गए थे तो चाचा जी ने गुस्से से मम्मी से कहा, भाभी आपने हमसे एडवाइस लेना भी ठीक नहीं समझा। भाभी मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आप बिना जान पहचान के ही राह चलते किसी भी इंसान को अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकती हैं। आपने उन लोगों के बारे में कोई इंक्वायरी भी नहीं निकाली, और हम लोग तो इन लोगों को जानते भी नहीं हैं। कहाँ हम शहर के लोग और कहाँ ये गांव के लोग, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता तक नहीं है। क्या पता ये लोग कैसे हैं, ये आदमी कौन है और उनका बेटा ना जाने कैसा है। मेरे चाचा जी को मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे चाचा ने कहा, रूबी मेरी भी बेटी है और इसका अच्छा बुरा मैं भी खूब जानता हूँ। भैया के मरने के बाद मेरी जिम्मेदारी है। मेरी मम्मी ने चाचा जी से कहा, हाँ लेकिन मैं भी अपनी बेटी का भला ही चाहती हूँ, तभी तो ये रिश्ता कर दिया है। मैं इन लोगों को जानती हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। इस बात पर काफ़ी देर तक चाचा जी और मम्मी में बातें होती रहीं। हम शादी पूरी होने के बाद अपने घर वापस आ गए थे। घर में सबका ही बिहेवियर खराब हो रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे आ रहा था कि मम्मी ने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। एक तो बिना इजाज़त के मेरा रिश्ता कर दिया। अगले ही दिन मम्मी मेरे पास आकर कहने लगी, रूबी तुम्हारे ससुर का फ़ोन आया था। वो आज हमारे घर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से तुम तैयार हो जाना। तब मैं उनसे कहने लगी, मम्मी मैं तो आगे और पढ़ना चाहती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहती हो। मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, मेरी बेटी अपनी माँ की बात का मान रख लो। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। फिर मम्मी ने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। बस इसके आगे मैं मम्मी से कुछ नहीं कह सकी। फिर मैंने अपना सिर झुका दिया। वो मुझे आशीर्वाद देकर चली गई थी।
शाम के टाइम पर वही आदमी और उसका बेटा हमारे घर पर आ चुके थे। मेरी शादी की डेट अगले महीने की फिक्स हो गई। मेरे चाचा जी ने मेरे ससुर से कहा भी था कि भाई साहब, आपको इतनी भी क्या जल्दी है, हम बेटी वाले हैं, बेटी वालों को तो काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वो आदमी चाचा जी से बात करने के मूड में ही नहीं था। वो मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहने लगे, ममता, आपको तो शादी की डेट से कोई एतराज़ नहीं है ना? मेरी मम्मी ने नहीं में सिर हिला दिया तो वो हमारे घर से उठकर चले गए। मेरी मम्मी भी उठकर खड़ी हो गई और चाचा जी से कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की बद इंतजामी नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली गई थी। चाचा जी मेरी तरफ देखकर कहने लगे, रूबी बेटा, तुम ही अपनी मम्मी से कहोगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचा जी से कहा, मैंने तो मम्मी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं उनके सामने बेबस हो गई थी। मेरी बात सुनकर चाचा जी परेशान हो गए। दिन इसी तरह से गुजर गए थे और मेरी शादी का दिन भी आ गया था। घर में अजीब तरह की उदासी छाई हुई थी और इसी तरह मैं विदा होकर अपने ससुराल में पहुंची थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुर के अलावा कोई नहीं था। मेरी एक जेठ जेठानी थे, वो भी दूसरे शहर में रहते थे और कभी कभी ये गांव आ जाया करते थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो लोग मेरी शादी पर भी नहीं आए थे। मेरी मम्मी ने अपनी पढ़ी लिखी और शहर में रहने वाली बेटी को एक गांव के इंसान के हवाले कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी। अपनी मम्मी के फैसले से मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्हें ये भी तो देखना चाहिए था कि उनकी बेटी का स्टैंडर्ड क्या है और वो कहाँ उसकी शादी कर रही हैं। मुझे लगा कि मेरे ससुराल में मेरा स्वागत करने के लिए तो औरतें जरूर होंगी और मेहमान भी आए हुए होंगे, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरकर अपने ससुराल के घर में गई तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शादी वाला घर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं खुद ही घर में आ गई थी। ना कोई सजावट, ना कोई फूलों की बौछार, ना कोई खुशियाँ, ना रौनक थी। इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने मुझे अपना कमरा दिखा दिया था और वो किसी से बात करने के लिए चले गए थे। यहाँ पर आने के बाद तो मेरा दिल ही टूट कर रह गया था। शादी को लेकर मेरे कुछ और ही सपने थे। मुझे अपनी मम्मी से बहुत शिकवा था कि उन्होंने मुझे बोझ समझकर अपने सर से बस उतार कर फेंक दिया। ये घर तो वैसे काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर हर फैसिलिटी थी। इस बात से तो मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो यहाँ पर कुछ तो अच्छा है। शादी के बाद लड़की के साथ कितनी सारी रस्में होती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ कोई भी रस्में नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई रस्म करने वाला था ही नहीं। मैं खुद ही अपने कमरे में आकर दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मेरे पति के कमरे की हालत देखकर भी नहीं लग रहा था कि ये शादी वाला कमरा है। मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा मेरा पति आ गया होगा। मैंने जैसे ही सर उठाकर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही मेरे ससुर खड़े हुए थे। इस तरह से मुझे उनका अपने कमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं उनके बेटे की पत्नी थी और अभी नई नवेली दुल्हन थी। उन्हें अपनी बहू के कमरे में आते हुए शर्म आनी चाहिए थी। मैंने घबराकर उनसे कहा कि आपको कोई काम है? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, आओ मेरे साथ बाहर चलो। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि रात के इस टाइम पर भला मेरे ससुर को नई नवेली दुल्हन से क्या काम पड़ गया था। फिर वो मुझे अपने घर के पीछे बने हुए भैंसों के तबेले में लेकर गए। वहाँ चारों तरफ भैंसों को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना होगा। मेरे ससुर ने कहा कि तुम यहाँ भैंसों के तबेले के अच्छी तरह से सफाई कर दो और यहाँ का जितना भी गोबर है उसे उठाकर एक कोने में इकट्ठा कर दो। मुझे ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत बदबू आ रही थी और मैं इस गंदगी को छू नहीं सकती थी। मैं तो उछल ही पड़ी थी। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा जी, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे भैंसों से डर लगता है और बहुत घिन भी लग रही है। मेरे ससुर कहने लगे, तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कोई भी औरत इस काम को करने के लिए नहीं है। अब जब तुम आ गई हो तो ये काम तुम्हें ही करना होगा और तुम्हें ही इस सब की आदत डालनी होगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि वो आपकी बात ठीक है, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, लेकिन आज और अभी से ही क्या ये जरूरी है? वो कहने लगे, हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अभी से ही आदत डालोगी तभी तो बाद में भी तुम्हारी आदत होगी इस काम को करने की। मेरे ससुर ने जब इस तरह की बातें की तो मैं उस काम को करने पर मजबूर हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की शिकायत अपने पति से जरूर करूंगी कि शादी की पहली रात यहाँ दुल्हन के साथ ये सुलूक किया जा रहा है। वो मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं रोने लगी। मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर इस काम को कर दिया था। मैं इतना भारी लहंगा पहने हुई थी और जेवर भी थे और इसी हुलिये में मैंने वहाँ की सारी गंदगी को साफ किया। मेरे सारे कपड़े भी खराब हो गए थे। मेरा हुलिया भी बेकार हो चुका था। इसी हालत में काम से निपटने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई तो मेरा पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारे पास तो बहुत तेज बदबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ, गोबर की बदबू आ रही है। और मेरे पति ने कहा, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है। उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगे, जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे इस बदबू की आदत नहीं है। तुम किस तरह की गंदी हो। अपनी शादी की पहली रात कोई दुल्हन ऐसा हाल बनाकर अपने पति के सामने नहीं आती जिस तरह से तुम मेरे सामने आ गई हो। अपने पति की डांट सुनकर मैं कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बैठ गई थी और अपनी किस्मत पर खूब रोने लगी थी। शादी की पहली रात ही मेरी यहाँ पर खूब बेइज्जती हुई थी और दिल ही दिल में मैं अपनी मम्मी से ये शिकायत कर रही थी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसी तरह रोते रोते मैं ज़मीन पर लेटकर सो गई थी। लगभग आधी रात का टाइम होगा जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं घबराकर उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि बहू, तुम यहाँ कमरे से बाहर क्या कर रही हो। मैंने कहा, अंकित कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए कमरे से बाहर निकल जाओ। मेरे ससुर का चेहरा अफसोस में बदल गया था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे से इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंकित खुद भी तो गोबर उठाता है, फिर उसने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया। तुम जानती हो कि वो पहले ही इस शादी के खिलाफ था। वो कह रहा था कि मुझे शहर की लड़की से शादी ही नहीं करनी है। इसीलिए मैंने शादी की पहली रात तुमसे तबेले की सारी सफाई करवाई ताकि तुम अगर उसके बदले का काम कर दोगी तो उसका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारे पति को समझा दूंगा, फिर वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मैंने अपने ससुर की बात पर सिर हिला दिया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ, दिन निकलने वाला है। लेकिन सुबह जब अंकित तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे अपने करीब बिल्कुल भी मत आने देना। अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उससे नाराज होने की एक्टिंग करना और उससे गुस्सा दिखाना, तब उसे तुम्हारी कदर होगी। मैंने अपने ससुर के कहने के मुताबिक ऐसा ही किया। मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी। सुबह के समय तैयार होकर किचन में जाकर मैंने अपने पति और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब मेरे पति उठ गए तो टेबल पर उनके लिए नाश्ता रख दिया और खुद अपने पति को इग्नोर करने लगी थी। मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरे पास आने लगा तो फिर मैं उसके करीब से हट गई और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा पति भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया। वो कहने लगा कि रूबी, क्या बात है, तुम मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो, जैसे मैं तुम्हारा कोई गैर हूँ। मैं तंग आकर कहने लगी, आपने ही तो मुझे कल रात अपने कमरे से निकाल दिया था। इससे पहले मेरे पति कुछ कहता मैं उनके पास से हटकर वापस आ गई थी और किचन में जाकर काम में बिजी हो गई। मेरे पति भी घर से बाहर निकल गए। उसके बाद मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, देखो, मेरी बात मानने का फ़ायदा, वो खुद ही बार बार तुम्हारे पीछे आएगा। अगर तुम इस तरह ही मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हारे पति के दिल में हमेशा तुम्हारी इज्जत रहेगी। मैं खुश हो गई थी और कहने लगी, मैंने आज तक आप जैसे ससुर को नहीं देखा है। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम मुझे अपना ससुर मत समझना, तुम मुझे अपने पिता समान ही समझना। मैं औरों के ससुर के जैसा नहीं हूँ जो चाहते हैं कि उनके बेटे उनके कहने में ही रहें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ इतना खुश रहे ताकि सारे गांव में मिसाल कायम हो जाए कि लोग मेरी तारीफें करें। इस आदमी ने अपने बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की है कि उसने अपनी पत्नी को अपने घर में बहुत सुख चैन से रखा हुआ है। मैं अपने ससुर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। जैसे ही रात हुई फिर से मेरे ससुर ने मुझे तबेला साफ करने के लिए कहा।
अब मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मुझे इतना महत्व जो दे रहे थे। ऐसे में मैं उनकी बात नहीं मानकर उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं अभी भी दूसरे दिन की नई नवेली दुल्हन थी और अपने भारी भरकम कपड़ों में तबेले की सफाई करने के लिए निकल गई थी। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, क्योंकि ये काम मैंने कभी नहीं किया था और ये काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल मजबूरी की वजह से मैं ये काम करके अपने ससुर के कमरे में चली गई थी। तो वो कहने लगे, बहू, अब तक तुम्हारे पति को खूब सबक मिल गया होगा। तुम ऐसा करो, अब अपने कमरे में चली जाओ, लेकिन अगर उसने कोई ऊंच नीच की तो मेरे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम मुझे आकर बता देना। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अंकित कमरे में पहले से ही मौजूद थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पति से खूब सारी बातें करूं। वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करें, मेरी डिमांड पूरी करें, मेरी बातों को तसल्ली से सुना करें। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, रूबी, तुम्हें अपने पति का ख्याल आखिर आ ही गया कि अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। वो अभी मेरे करीब आकर बैठे ही थे कि एक झटके से ही उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, रूबी, आज फिर तुम्हारे पास से बहुत बदबू आ रही है। तुम्हें पता नहीं है क्या, पति के पास जाने से पहले साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छे से कपड़े पहन लेना चाहिए। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने गंदे हो रहे हैं। मैं चुपचाप बैठी रही थी तो मेरा पति कहने लगा, चलो जल्दी से उठो और यहाँ से जाओ। सारा दिन तुमने वहाँ गुजारा है, वहीं जाकर जाओ। मैं भी एक ही झटके से उठी और अपने ससुर के कमरे में चली गई। वो मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगे, अच्छा, तो अभी भी तुम्हारे पति को अकल नहीं आई है। अपने बेटे को इंसान बनाकर ही रहूंगा मैं। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं छत पर जाकर सो जाऊंगा। मेरे ससुर सोने के लिए अपना तकिया और चादर लेकर छत पर चले गए थे और मैं उनके कमरे में बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अपने पति से बहुत प्यार हो गया था। उसका बिहेवियर दिन ब दिन मेरे साथ चिड़चिड़ा रहने लगा था। मैं तो उन्हें अच्छी ही नहीं लगती थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में मैंने एक औरत को देखा। वो पता नहीं कौन थी। उनके साथ एक आदमी भी था। मैंने उनको देखा तो उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कैसी हो। मैं फटी फटी आंखों से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारे जेठ और जेठानी हैं जो शहर में रहते हैं। मैं उन दोनों की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखकर मेरे ससुर कहने लगे, शादी बहुत इमरजेंसी में हुई थी, इसीलिए मेरे बेटे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकी और ये दोनों तुम्हारी शादी पर नहीं आ सके, इसीलिए अब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मैं बड़ी हैरानी से अपने ससुर की तरफ देख रही थी और कहा कि पापा जी हमारी शादी इमरजेंसी में हुई थी क्या? मेरे ससुर के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया और वो कहने लगे, तुम तो जानती ही हो कि अंकित इस शादी के लिए कहाँ मान रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसको तैयार किया तो फौरन ही तुम दोनों की शादी कर दी गई ताकि वो फिर से कहीं मुकर न जाए। मैं कहने लगी, पापा जी, आप अंकित की मर्जी को अहमियत दे देते तो शायद वो मुझे इस तरह से बिहेव ना करते। मेरे ससुर कहने लगे, देखना, ये अंकित एक दिन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे कहने के मुताबिक चलती रहना। मैंने अपने ससुर की बात पर सिर हिला दिया था। मेरे ससुर तो गांव घूमने के लिए चले गए थे। फिर मैं अपनी जेठानी के साथ मिलकर सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। मेरा पति जब मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मेरे ससुर कह देते थे कि अपने पति से प्यार से बात मत करना, और अगर मैं अपने पति को इग्नोर करती तो वो मुझे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं आज भी अपने पति को इग्नोर किया था। पहले तो वो मुझे बुलाते रहे, लेकिन जब मैं उनकी बात नहीं सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम इनकार कर देती। लेकिन एक बात याद रखो, ये सब ज़्यादा दिन तक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर इस घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरे ससुर ने मेरे पति को आवाज़ लगा दी और वो अपने पिता की बात सुनने के लिए चले गए। मैं भी थोड़ी देर के बाद बाहर चली गई थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू, घर के कामों पर ध्यान दिया करो, अंकित खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम जाकर तबेला साफ करके आओ। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने मेरे ससुर से ये बात कहते हुए सुना कि मुझे तबेला साफ करना है तो वो हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, रूबी,
ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम तबेले की सफाई करती हो? मैंने कहा, जी भाभी, मैं हर शाम को ही तबेले की सफाई करती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनकर बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अंकित जब कमरे में आए तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगे, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। साफ सफाई का तो तुम्हारे अंदर नाम तक नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुम अपने पेरेंट्स से शादी के लिए मना कर देती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बताओ, किसके साथ शहर में तुमने इश्कबाजी की है जिसके लिए तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो? अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहने लगी, आप अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर मैं उठकर फौरन अपने ससुर के कमरे में चली गई थी। वहां पर मैंने अपने जेठ जेठानी को भी बैठे हुए देखा। मेरी जेठानी मुझे देखकर कहने लगी, रूबी, इस टाइम तो तुम्हें अपने पति के कमरे में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी जेठानी की तरफ देखकर कहा, आपके देवर ने मुझे कमरे से निकाल दिया है। वो खामोश हो गई और फिर मैं गुस्सा होकर छत पर चली गई थी। मेरे पीछे पीछे जेठानी भी छत पर ही आ गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे इस सब की वजह पूछी और बहुत ही तसल्ली से मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझे कहा, बताओ, तुम्हारा क्या अंकित के साथ कोई झगड़ा हुआ है? मैं उनकी ये बात सुनकर रोने लगी और उनको बताया कि भाभी, शादी की पहली रात ही अंकित मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं। वो कहने लगी, ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो तुम्हें कमरे से निकाल देता है? मैं उनके सामने शर्मिंदा हो गई थी और कहने लगी, अंकित कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। मेरी जेठानी कहने लगी, वो सच ही तो कहता है। सच में तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। क्या तुम्हें वो बदबू महसूस नहीं होती है? मैंने कहा, मुझे भी ये बदबू अच्छी नहीं लगती, मगर मैं क्या करूं? पापा जी ने मुझसे कह रखा है कि मैं शाम के टाइम अपने कमरे में जाने से पहले तबेले को अच्छी तरह से साफ कर दिया करूं, नहीं तो फिर अंकित मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी तरह जैसे ही शाम हुई तो मेरी जेठानी कहने लगी, तुम मुझे अपनी कोई साड़ी लाकर दे दो। फिर वो कहने लगी, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, पापा जी को ऐसा ही लगेगा कि तुम ही तबेले को साफ कर रही हो। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी जेठानी ने मेरा कितना साथ दिया है। मैंने आज अच्छे कपड़े पहन लिए थे और मैं अच्छी तरह से तैयार होकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी थी। आज मेरे अंदर से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। आज मैं जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति भी कमरे में आ गए थे। वो खाना खाने के बाद अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी हो गए। मुझे आज कमरे में मौजूद देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तुम बड़ी जल्दी कमरे में मौजूद हो। और फिर वो मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज तुम्हें मेरे साथ बातें करने की फुर्सत कैसे मिल गई? अपने पति की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप ही मुझे हर रात अपने कमरे से बाहर निकाल देते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों करीब बैठकर एक दूसरे से खूब सारी बातें करें, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर दूं, आप मुझे से खुश ही नहीं रहते। मैं आपके हिस्से का काम भी करती हूँ ताकि आपको खुशी मिले। मेरी बात सुनकर के मेरा पति हैरान हो गया था और कहने लगा, मेरे हिस्से का ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें करना पड़ता है? मैंने कहा, मैं तबेले की सफाई करके आती हूँ। मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी तबेले की सफाई की ही नहीं है। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही गुजारी है और वहीं पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। हम जमींदार लोग हैं, माना कि हमारे पास बहुत ही भैंसें हैं, मगर तुम ये नहीं जानती कि उनकी देखभाल करने के लिए नौकर भी मौजूद हैं। नौकर ही तो तबेले की भैंसों का सारा काम करते हैं। अपने पति की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा कि मैंने तो यहाँ पर किसी नौकर को नहीं देख रही हूँ। हमारे घर के पीछे तो जो तबेला बना हुआ है, मुझे वही तबेला आपके पापा ने दिखाया था और वो कह रहे थे कि अगर मैं इस तबेले की सफाई कर दिया करूँगी तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझे और भी ज़्यादा इज्जत देने लगोगे, क्योंकि आप तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे और मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बस मैं तो आपके दिल में जगह बनाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी, मगर आप तो मुझे अपने कमरे से बाहर ही निकाल दिया करते थे।
मेरे पति हैरान हो गए। वो कहने लगे, तुम किस तबेले की बात कर रही हो? चलो, मुझे वहां पर ले चलो। मैं और अंकित घर से बाहर निकल गए और घर के पीछे तबेले के अंदर चले गए थे। तभी हमें अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरे ससुर मेरी जेठानी से कुछ बात कर रहे थे। वो गुस्से से कहने लगे कि बहू, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा बना बनाया हुआ प्लान बिगाड़ दिया है। मेरी जेठानी ने कहा कि लेकिन आप रूबी से ये सब कुछ क्यों करवाते हो? आखिर आपने कौन सा प्लान बनाया हुआ था? तब मेरे ससुर कहने लगे, तुम नहीं जानती कि मैं और रूबी की माँ ममता, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसने अपने माता पिता की मर्जी के हिसाब से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मुझे बिना बताए ही वो मुझे छोड़ गई। अगर वो मुझे बता देती तो मैं कुछ भी करके उससे शादी कर लेता, भले ही उसे भगा कर करता, लेकिन शायद उसे मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया था, इसीलिए उसने खामोशी से मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। सारी जिंदगी मैं उसकी याद में तड़पता रहा। फिर मेरी भी शादी हो गई। ममता की बेवफाई ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। जब मेरी पत्नी शादी करके मेरे घर आई तो मैंने उसे वो वैल्यू नहीं दी जो एक पत्नी को देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो ममता से ही प्यार करता था। इसी गम में बेचारी मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन मेरी पत्नी के मरने से पहले ही ममता का पति उसकी बेटी के पैदा होने के 1 साल बाद ही मर गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ममता से बदला लेकर ही रहूँगा। उसके लिए जितना मैं परेशान हुआ हूँ, एक दिन मैं उसे भी परेशान करके रहूँगा। लेकिन इस बार जब मैं अपने ही गांव की शादी में ममता और उसकी बेटी को देखा तो मेरे दिमाग में प्लान आया और मैंने उससे बदला लेने का सोच लिया था। मुझे लगा कि वो मुझे भूल गई होगी, लेकिन जब उसने मुझे वहाँ शादी में देखा तो उसे भी मेरी याद आ गई थी। मैंने ममता से शादी में बात करने की कोशिश की थी और उसके हाल चाल मालूम किए तो उसने मुझे बताया कि वो उस जैसी विधवा को सिर्फ एक ही फिक्र लगी रहती है कि उसकी जवान बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि ममता को टीबी जैसी बड़ी बीमारी है। उसने कहा कि मुझे हमेशा अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र लगी रहती है। मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ और हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखूँगा। ममता मेरी बातों में आ गई। मैंने अंकित से कहा कि वो सामने जो लड़की खड़ी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, कहो तो मैं तुम्हारी इसके लिए शादी की बात करूं। अंकित को भी रूबी बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए हमने खड़े खड़े ही उसकी फैमिली से ये रिश्ता तय कर दिया। इस दौरान अंकित की बेकरारी देखने लायक थी। वो चाहता था कि जल्दी ही उसकी शादी रूबी के साथ हो जाए और वो हमारे घर में आ जाए, जबकि मेरा इरादा था कि जब रूबी शादी करके घर में आएगी तो मैं रूबी और अंकित के बीच इस तरह के हालात पैदा कर दूंगा कि अंकित उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा और फिर तब उसकी माँ को पता चलेगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है, जो उसकी इकलौती बेटी रोती हुई तलाक लेकर अपने घर वापस जाएगी। तब उसे तकलीफ का एहसास होगा जो सालों पहले मुझ पर गुजरी थी। मैं चाहता हूँ कि ममता, जो जिंदगी के आखिरी पल अपनी बीमारी के साथ गुजार रही है, वो भी उसे बुरे लगने लगे, क्योंकि मैं उसके इन हंसते हुए पलों को गम में बदलना चाहता हूँ। वो और ज़्यादा बीमार हो जाए और बिस्तर पर लगकर मेरा दुख अच्छी तरह महसूस कर सके, क्योंकि कई सालों पहले मैं भी उसकी याद में तड़प तड़प कर इतना ही बीमार हो गया था कि मरने से बचा था और बीमार होकर बिस्तर से लग गया था। पर अंकित तो रूबी का दीवाना था, इसलिए मैंने रूबी को अंकित की नज़र में बुरा बनाने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंकित को गंदी स्मेल से बहुत एलर्जी है और वो गंदी बदबू वाली जगह, गंदी चीज़ों की किसी स्मेल को बर्दाश्त नहीं करता। तभी तो मैंने रूबी को तबेला साफ करने का काम दिया और उसके आते ही सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और तो और अंकित के दिमाग में ये बात भी डाल दी कि रूबी किसी को पसंद करती थी, इसीलिए वो तुमसे दूर रहती है। मेरा पति और मैं ये सब कुछ खड़े हुए सुन रहे थे। मेरे पति अपने पापा के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगे, पापा जी, आपने ये सब अच्छा नहीं किया। मेरे ससुर की हालत तो अपने बेटे को देखकर बहुत बुरी हो गई। मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ससुर दौड़कर अपने बेटे के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरे पति ने कहा कि आपने ममता आंटी का बदला मेरी पत्नी से लेने की कोशिश की है
और मुझे अपनी पत्नी से दूर करने की कोशिश की है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आपने इतने सारे झूठ बोले हैं, आप आगे चलकर भी झूठ बोल सकते हो। आखिर आप खुद ही बताओ कि इसमें रूबी की क्या गलती है। मेरी जेठानी ने भी पापा जी को समझाया। मेरे ससुर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे भी माफ़ी मांगी, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते, तो वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे बेटे से ही किया करते थे। मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली। मेरी जेठानी और जेठ ने हम लोगों के बीच बड़ी दरार को ख़त्म कर दिया और हम लोगों का समझौता करवा दिया। इसी तरह हम लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी एक ही घर में रह रहे हैं। मेरे पति ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया और शायद इसकी वजह से मेरे पति मुझसे अब और भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अपनी पुरानी वाली गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मेरे पति के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।